आज के सेशन में हम आपके जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो आप हार्ट से रिलेटेड सवाल इंटरनेट पर पूछते हैं, गूगल सर्च करते हैं, उनके जवाब आज हम आपको देंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक चौधरी। हेलो डॉक्टर। हाय वर्षा। वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। और मैं एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में वर्किंग हूँ एज ए सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। तो फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स भी हमसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं ओपीडी में, वेदर दे आर कमिंग फॉर रेगुलर चेकअप्स या उनको कोई बीमारी है उसको लेकर वो आ रहे हैं। तो या लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन देयर माइंड जो वो कभी पूछ नहीं पाते हैं या फिर इंटरनेट पे जाके सर्च करते हैं, तो आज उनका आंसर ढूंढने का एक सही टाइम है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया था कि यंग एज में भी आजकल हार्ट अटैक के या हार्ट प्रॉब्लम्स के काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था जहां पर एक लड़की थी, वो अपनी सिस्टर की वेडिंग में डांस कर रही थी और उसकी ऑन स्पॉट हार्ट अटैक, आई डोंट नो क्या था वो, बट हार्ट की वजह से कुछ उनको एकदम से साइलेंट अटैक जैसा हुआ और उनकी तुरंत डेथ हो गई, वो गिर गई स्टेज पे। क्या रीज़न था, ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, आपको पहली चीज तो ये समझनी पड़ेगी कि हार्ट अटैक क्या होता है और सडन कार्डियक डेथ या कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो हार्ट अटैक आपकी हार्ट की या हार्ट को खून देने वाली आर्टरीज में अगर ब्लॉकेजेस आ जाए और वो 100% बंद हो जाए तो हार्ट का वो हिस्सा उसको बिल्कुल भी खून नहीं मिल पाता है। दैट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। इसके रिस्क फैक्टर्स वही कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, पॉल्यूशन, तो ये सब हार्ट अटैक के लिए आपको प्रीडिस्पोज करते हैं। इन दैट गर्ल, जो लड़की का आप इंसिडेंस बता रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट वाज नॉट अ हार्ट अटैक, ओके, इट वाज अ कार्डियक अरेस्ट। नाउ व्हाट इज अ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, आपके हार्ट का जो मैकेनिकल फंक्शन है, जो वो पुश करने की जो ताकत है, वो सडनली बंद हो जाती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? बड़ा मेजर अटैक कैन कॉज दिस, यूजुअली अरिथमियाज, हार्ट रिदम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इनके केस में कोई कंजेनाइटल बीमारी रही होगी हार्ट की, जो कि एक्सर्शन पे बढ़ गई और उनको उस समय कार्डियक अरेस्ट हो गया। हो सकता है धड़कन बहुत तेज शूट कर गई हो, जिसको कि हम लोग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं। हार्ट रेट बहुत तेज शूट कर जाती है, आपके दिमाग तक ब्लड नहीं पहुंचता, आप अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं, और अगर टाइमली इंटरवीन नहीं किया गया तो यू कैन लूज लाइफ। इस केसेस में, इन केसेस में हमारे देश में तो नहीं है कई जगह पर, बट इफ यू गो आउटसाइड, बाहर जाएंगे तो हर जगह पर एईडीज लगे होते हैं। मतलब आपको शॉक देने के लिए, अगर कोई भी मरीज सडनली अनकॉन्शियस गिर जाए तो फटाफट आप उससे, आप पेशेंट को शॉक देके यू कैन रिवाइव। ये हमारे देश में रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट मुझे लगता है दिख जाते हैं फिर भी, बट जनरल पब्लिक प्लेसेस पे ये नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है। इनको लर्न करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक बाय स्टैंडर्ड भी उसके ऊपर या उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करके सामने वाले की जान बचा सकता है। इन द मीन टाइम यू कॉल द इमरजेंसी और हॉस्पिटल। तो एईडीज जो होते हैं वो लाइफ सेविंग होते हैं ऐसे सिनेरियोज में। ओके सर, अभी आपने बताया कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी डेथ हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। ऑल्सो कार्डियक अरेस्ट और साइलेंट अटैक में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में बताइए। देखिए, फाइनली अटैक जो है वो आर्टरीज की ब्लॉक होने से हो रहा है। अच्छा। आर्टरी के ब्लॉक होने से क्या हो रहा है, हार्ट के उस हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा है, दैट पार्ट ऑफ द हार्ट इज डाइंग। फाइनली अगर वो बहुत बड़ा हिस्सा है तो वो हार्ट का काम क्या है, पंप करना ब्लड को। अगर वो हार्ट आर्टरी बंद हो गई है, उस मसल को ब्लड नहीं मिल रहा है और फाइनली वो अब पुश नहीं कर पा रही है, देन इट इज कॉजिंग कार्डियक अरेस्ट। एक छोटा सा आपको अटैक पड़ जाता है। हार्ट अटैक इज 100% ऑक्लूजन ऑफ हार्ट को खून देने वाली नस। अगर वो एक नस बंद हो गई, एक हार्ट का छोटा सा हिस्सा खराब हो गया, दैट इज अटैक। बहुत बड़ा अटैक है, कोई बहुत बड़ी नस बंद हो गई जिससे कि हार्ट को खून मिलना बंद हो गया, सडनली आपका हार्ट एकदम बंद हो गया, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कभी मोस्टली ज्यादातर केसेस में अरिथमियाज, धड़कन बहुत तेज हो गई तो हार्ट अब पुश नहीं कर पाएगा। हार्ट को पुश करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ब्लड आएगा उसके अंदर, वो पुश करेगा। अगर वो बहुत तेज बीट कर रहा है, इट्स फिब्रिलेटिंग, वीटी और वीएफ बोलते हैं उनको, इट्स फिब्रिलेटिंग, इट्स नॉट एबल टू पुश द ब्लड, ये ब्लड को धक्का ही नहीं दे पा रहा है। और आपका दिमाग जो चल रहा है उसको ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ब्लड जो कि हार्ट पुश कर रहा है दिमाग तक। अब वो पुश नहीं कर पा रहा है, आपको धीरे धीरे ड्राउजी हो जाओगे, यू विल फॉल, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंच रहा है। दिस इज व्हाट कार्डियक अरेस्ट डज। अटैक पड़ेगा, आपको छाती में दर्द होगा, आपको सिम्टम क्या होंगे, छाती में दर्द जैसे मैंने बताया, पेन होगा, आपको स्वेटिंग होगी, बट यू विल बी स्टैंडिंग।
कई केसेस में सडनली आप गिर सकते हो मेजर अटैक के बाद भी, कैन कॉज कार्डियक अरेस्ट। बट कार्डियक अरेस्ट अगर आपको जो हो रहा है बिकॉज ऑफ रिदम एबनॉर्मेलिटी, उसमें पर्सन स्टैंडिंग, जैसे इस लड़की के साथ हुआ था, शी विल नॉट हैव एनी सिम्टम, सडनली शी विल, अगर कोई देख रहा हो उसको पास से, तो दे विल ऑब्जर्व कि नहीं समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू हर एंड सडनली शी विल फॉल। तो दिस इज व्हाट कार्डियक अरेस्ट डज। वो आपके दिमाग तक खून नहीं पहुंचाता, जहां दिमाग को खून नहीं पहुंचा वहां यू विल बिकम अनकॉन्शियस और आप जमीन पे गिर जाते हो। बिल्कुल। सर, जितनी भी ऑडियंस आज हमारा ये एपिसोड देख रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि जिनको हार्ट अटैक एकदम से आता है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए तुरंत, क्या स्टेप्स जो हैं वो नेसेसरी स्टेप्स हैं लेने? पहली चीज तो रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए पेशेंट को। ओके। इवन इफ यू आर नॉट, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, आपको डाउट हो रहा है, डाउट के केसेस में भी यू रीच द नियरेस्ट इमरजेंसी। डोंट लूज दैट क्रिटिकल टाइम। आप कंफ्यूजन में टाइम मत लूज करिए, रादर गो टू एक्सपर्ट, लेट देम डिसाइड कि ये क्रिटिकल है कि नहीं सिम्टम। चेस्ट पेन होगा, यू विल रश, आपको पसीने आएंगे, आप इमरजेंसी जाओगे। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, साइलेंट अटैक्स जो हम मिस कर जाते हैं, उसमें आदमी को गैस्ट्रिक सिम्टम्स होते हैं, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, उन्हें लगता है नहीं ये कुछ नहीं है, मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, वहां पर वी लूज द इंपॉर्टेंट मिनट्स। कार्डियोलॉजी में मसल इज, वी लूज मसल, वी लूज द हार्ट। तो जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, जितनी जल्दी आप अपनी जो हार्ट की वेस्टिंग मसल्स या हार्ट की मरती हुई मसल्स को रिवाइव कर पाएंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलता है। So first thing is, if you know the symptoms, आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। visit अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल। अगर इफ यू हैव समथिंग लाइक इकोस्प्रिन, ब्लड थिनर्स होती हैं, अगर आपके नियरेस्ट कोई आपको सेंटर नहीं है, देन समटाइम्स वी एडवाइस के अगर आपको चेस्ट पेन क्लासिकल है, आप 75 मिलीग्राम की इकोस्प्रिन की 4 टैबलेट्स च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। बट इट इज यूजुअली नॉट एडवाइस बिकॉज आप सिम्टम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं एंड रॉन्गली आपने वो दवाई दे दी, तो इट कैन हैव सम बैड इफेक्ट्स आल्सो। सो फर्स्ट थिंग, विजिट द नियरेस्ट इमरजेंसी इन केस। हाँ, अगर पेशेंट ड्रॉप डेड हो, मतलब गिर गया है जैसे उसके साथ हुआ था, इन दैट केसेस CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, वो ट्रेनिंग हमारी जनरल पॉपुलेशन को भी मिलनी चाहिए। CPR अगर इफेक्टिवली किया जाता है तो आप उनको रिवाइव कर सकते हो। यू कैन गिव दैट एक्स्ट्रा टाइम जब तक कि हॉस्पिटल या एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी और वो टेक ओवर करेंगे। तो एक इफेक्टिव CPR हमारी जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए, उसके लिए बहुत अवेयरनेस की जरूरत है, जो कि बहुत लैकिंग है हमारी जनरल पब्लिक में। सेकेंडली, इन सम केसेस हम लोग एडवाइस करते हैं, कभी कभार कोई बैड सीन से या एक्सीडेंट के बाद या कई लोगों में ब्लड देखने के बाद भी ना दे सडनली फेंट, दैट इज नोन एज वेसोवेगल। दिस इज नॉट लाइफ थ्रेट, ये अपने थोड़े समय में अपने आप रिकवर कर जाता है। बट उसमें भी आपको ध्यान देना होता है कि कोशिश करिए कि पेशेंट के पैर को एलिवेट कर दें ताकि जो ब्लड है वो दिमाग तक चला जाए। बिल्कुल सही। एंड अगर वो वेसोवेगल है, इट विल इंप्रूव। तो इफेक्टिव CPR, इफ यू रिकॉग्नाइज कि नहीं ये मरीज बहुत देर से धूप में खड़ा हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज वेसोवेगल, या पानी की कमी से हुआ है, तो यू कैन ट्राई दिस मैनूवर के पैर ऊपर कर लिए। अगर आप पल्स आइडेंटिफाई करना जानते हैं, अगर आप ब्रीदिंग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पेशेंट को आपको सडनली गिरा हुआ दिखा आदमी, इफ यू कैन सर्च फॉर पल्स आइदर हेयर या फिर यहाँ पर, यू कैन असेस कि वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड देन इफ यू नो, यू कैन स्टार्ट इफेक्टिव CPR, चेस्ट कंप्रेशंस। ओके। हार्ट अटैक से सर रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल, तो हार्ट अटैक जैसे मैंने बताया, इट कैन बी अ वेरी मेजर अटैक और इट कैन बी अ स्मॉल अटैक, डिपेंडिंग ऑन के कौन सी आर्टरी आपकी इन्वॉल्व हो रही है। और रिकवरी में सिर्फ अटैक ही नहीं, किस मोडालिटी से उसे ठीक किया गया है। मान लीजिए आदमी को अटैक पड़ा, अटैक के बाद एंजियोग्राफी करेगी, उसमें देखा गया ऑल द 3 आर्टरीज वर ब्लॉक्ड, नाउ ही अंडरवेंट अ बाईपास सर्जरी, सो द रिकवरी विल बी स्लाइटली लॉन्गर, माइट टेक अ मंथ। यूजुअली एक अटैक के बाद 2 वीक्स में आपकी बॉडी रिकवर कर जाती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी आपको इंटरवीन किया गया। एक अटैक पड़ रहा है, एक आर्टरी अटैक मींस अगेन सेम थिंग, आर्टरी इज फुल्ली अक्लूडेड, दिस पार्ट इज नॉट गेटिंग ब्लड। ओके। द अर्ली आई ओपन दिस, जितनी जल्दी मैं इसको खोलूंगा उतनी जल्दी ये रिवाइव कर जाएगी। इसको समझिए एक पौधा है, आपने उसकी पानी बंद कर दिया, पानी अगर आपने 10 दिन बंद कर दिया, नाउ दिस प्लांट इज डेड। नाउ इफ आई ओपन दिस आर्टरी, दिस प्लांट इज नॉट गोइंग टू रिवाइव, क्योंकि वो डेड हो चुका है। तो आपने 1 या 2 दिन बंद किया, अभी तक मुरझाना चालू हुआ था बट खत्म नहीं हुआ था, यू ओपन इट, दिस विल अगेन रीगेन इट्स नॉर्मल ग्लो।
ठीक है, वैसे ही हार्ट के साथ है। जैसे मैंने बताया दिनों में होता है पौधों के लिए या प्लांट्स के लिए, हार्ट के लिए इट्स इन आवर्स। आपको अटैक पड़ा, आपने 2 घंटे के अंदर अपनी उस आर्टरी को खोल दिया, हो सकता है कि कुछ भी डैमेज ना हो। आपको अटैक पड़ा, यू मिस्ड दैट इंपॉर्टेंट इनिशियल 12-24 आवर्स, आप 4 दिन बाद आए हैं, नाउ दैट पार्ट इज टोटली गॉन। नाउ इवन इफ वी पुट अ स्टेंट, इवन इफ वी ओपन द आर्टरी, द हार्ट पंपिंग फंक्शन, जो हार्ट की पंप करने की ताकत है, वो उस आर्टरी को खोलने के बाद भी शायद हम लोग अचीव नहीं कर पाए। ओके सर, अभी हमने हार्ट अटैक के बारे में समझा, सिम्टम्स के बारे में समझा और जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में भी बात की। एक जो सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं इंटरनेट पे वो है कि हार्ट के लिए कार्डियो ज़्यादा बेहतर होता है या वेट ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, जो रनिंग या कार्डियो जो भी एक्सरसाइज होती हैं, दे आर डेफिनेटली बेटर, एंड्योरेंस वाले अच्छे माना जाता है। बट वेट ट्रेनिंग का भी अपना इम्पोर्टेंस है। मसल मास आपके इंसुलिन रेसिस्टेंस के लिए, आपको और कई तरह की बीमारियों से बचाने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यस, कार्डियो वी श्योरली एडवाइस। जो हमारी AHA है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इट एडवाइसेस 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 7 डेज। मतलब 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, उसमें आपकी वॉकिंग हो गई, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, थोड़ा सा जॉगिंग हो गई। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो 75 मिनट्स इन अ वीक इज ऑल्सो एनफ। इसके अलावा इफ यू कैन डू लिटिल बिट ऑफ वेट ट्रेनिंग, नॉट लाइक कि आपको बहुत ज्यादा मसल गेन करने की जरूरत है, यू आर नॉट इनटू सम शो बिजनेस जिसमें कि आपको बहुत अच्छा दिखना है, यू आर डूइंग इट फॉर योर हेल्थ। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वेट ट्रेनिंग ऑल्सो इज गुड फॉर प्रिवेंटिंग दिस लाइफस्टाइल डिजीजेस। ओके, ऑल्सो सर बहुत लोगों का ये भी सवाल होता है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं क्या वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, उनको जिम जाना चाहिए? अब हार्ट पेशेंट्स, एक हार्ट पेशेंट जिसको अटैक पड़ा है, उसने टाइमली अपना काम करा लिया, ही इज अ हार्ट पेशेंट, उनको दवाइयां चलेंगी। बट अगर उनका हार्ट परफेक्टली नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, इवन आफ्टर अटैक, ही कैन डू वट एवर अ रूटीन पर्सन इज डूइंग इफ ही टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ हिज BP, शुगर या जो भी हार्ट की दवाइयां चल रही हैं। इसके अलावा कोई एक पेशेंट है जिसने कि लेट इंटरवीन किया या जिसका हार्ट कमजोर हो गया है, वहां पर उन लोगों को बहुत केयरफुल रह के अपने डॉक्टर के साथ, कोई फिजिकल ट्रेनिंग एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके देन ओनली बहुत ही ग्रेडेड तरीके से उन लोगों की हम लोग एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं। कार्डियक रिहैब, इट्स अ डिफरेंट साइंस। अटैक के बाद पेशेंट्स को हम लोग रिहैब में भी भेजते हैं, जिसका कि हार्ट कमजोर हो गया है, उनको सिखाया जाता है कि व्हाट यू शुड टेक, व्हाट यू शुड नॉट टेक। आपको एक्सरसाइज करनी है तो किस तरह से अपने आप को धीरे धीरे ग्रेड करेंगे, किस तरह से अपने लेवल्स को बढ़ाएंगे, एक कौन से लेवल पे आपको समझ में आना चाहिए कि ना मुझे यहाँ रुकने की जरूरत है। क्या आपकी सराउंडिंग वेदर, अकॉर्डिंग टू द वेदर, हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि एक्सट्रीम वेदर्स में यू ट्राई एंड अवॉइड गोइंग आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक एट 5 AM इन दिल्ली इन विंटर्स। तो कार्डियक रिहैब का बहुत बड़ा रोल है हार्ट फिटनेस के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, और वो इंडिविजुअलाइज होता है। अगेन, एक हार्ट पेशेंट, नॉट ऑल हार्ट पेशेंट्स आर सिमिलर। एक हार्ट पेशेंट दूसरे हार्ट पेशेंट से बहुत तरीके से डिफरेंट होता है। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सर, आपने कार्डियक रिहैब की बात की थी, तो काफी लोग ये भी कंफ्यूज रहते हैं कि अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उनके लिए ज्यादा एक्टिव रहना अच्छा होता है या ज्यादा रेस्ट करना अच्छा होता है? नहीं, इनिशियली अगर आप किसी भी बीमारी से निकल रहे हैं तो यू नीड रेस्ट, योर बॉडी नीड्स रेस्ट। लेकिन आजकल अर्ली मोबिलाइजेशन, जितनी जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बिस्तर से बाहर निकाला जाए। हाँ, यू डेफिनेटली नीड रेस्ट जब आपको अटैक पड़ा है, बट वंस यू हैव रिकवर्ड, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 10 डेज, उसके बाद यू शुड स्टार्ट योर डेली एक्टिविटी। एक्टिव लाइफ इज डेफिनेटली अ बेटर लाइफ। बिल्कुल। सर, जैसे हमने नींद के बारे में बात की थी कि नींद हमारे ब्रेन के लिए भी अच्छी होती है, हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है, हार्ट के लिए कितनी अच्छी होती है? कितने घंटे की नींद जो है वो हमारे हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है? 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज अ मस्ट, बहुत जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। कई लोगों की थोड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड वो। और लैक ऑफ स्लीप, स्लीप की कमी कई तरह की बीमारियों को पैदा करती है। बिल्कुल। आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज आएंगे, आपको डिप्रेशन एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। फाइनली दे हैव सीन योर मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू अफेक्ट योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो। तो यू नीड टू टेक केयर। आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपनी स्लीप का, अपने स्ट्रेस लेवल्स का, अपनी डिप्रेशन का,
अगर आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो। बिल्कुल। सर, हमने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपने बताया था कि फूड आइटम्स जो आपको खाने हैं, जो आपको अवॉइड करने हैं, तो बोला जाता है कि जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए वेजिटेरियन डाइट काफ़ी हेल्पफुल रहती है। क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एनिमल सोर्स में थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। अच्छा। तो अगर आप एनिमल सोर्स के फूड को ओमिट कर देंगे तो यू आर ओमिटिंग दैट सैचुरेटेड फैट। बट हार्ट पेशेंट्स के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक डाइट, हम लोग उसको बोलते हैं डैश डाइट। डैश कैपिटल डी, डाइट। कैपिटल ए, कैपिटल एस, कैपिटल एच। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, दैट इज द फुल फॉर्म, DASH. तो एनीबडी कैन गो एंड रीड के व्हाट इज द डैश डाइट. इट इज रिच इन वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, रिच इन फ्रूट्स. इट अलाउज यू, ये आपको अलाउ करती है कि आप डेयरी लें, बट दैट डेयरी, दैट मिल्क शुड बी लीन, मतलब उसमें फैट नहीं होना चाहिए. डबल टोन दूध लीजिए आप, ओमिट दैट फैट. इसके अलावा एनिमल सोर्स में सैचुरेटेड फैट मैंने बोला, बट फिश कंटेन्स लॉट ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है. और भी कई फायदे हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के. अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश से जो मिल रहा है उसके लिए एटलीस्ट जो गाइडलाइंस बोलती हैं 2 to 3 सर्विंग्स पर वीक. तो अगर आप 2 to 3 सर्विंग्स एक सप्ताह में ले रहे हो, यू टेंड टू फेयर बेटर. आप जो नहीं ले रहे हैं उसके मुकाबले में अच्छा करेंगे. लेकिन हाँ, आपने 2 से 3 की जगह 6 to 7 कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा फर्क आएगा, ऐसा नहीं है. सो फिश दे आर गुड इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं तो फिश लेता नहीं हूं, मैं कहां से ओमेगा 3 फैटी एसिड लूं. सो हमारे प्लांट सोर्सेज में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है. चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, आई थिंक अलसी जो बोलते हैं, फ्रूट्स कई तरह के, इवन आपका वॉलनट, अखरोट जो होता है उसके अंदर भी ओमेगा फैटी एसिड्स काफी हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं. ओके सर, अभी हमने डाइट के बारे में बात की, एक्सरसाइज के बारे में बात की, अब हम थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं. बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, क्या डिफरेंस होता है इनमें? सो बोथ, दोनों भी ये आपकी हार्ट की आर्टरी की ब्लॉकेजेस को ठीक करने का तरीका है. आर्टरी आप एक ट्यूब की तरह मान लीजिए, ये आर्टरीज हैं, ये ब्लड कैरी करती हैं आपके हार्ट तक. उसमें अगर कहीं एक जगह ब्लॉक आ गया है, जो स्टेंटिंग में क्या किया जाता है, स्टेंटिंग में हम लोग कोई ओपन नहीं किया जाता है, एक वायर के थ्रू हम लोग इस आर्टरी के अंदर जाएंगे. विल पुट अ बलून एंड इन्फ्लेट द बलून एंड नाउ द आर्टरी इज ओपन, नाउ द ब्लड कैन फ्रीली फ्लो. देन वी पुट अ स्टेंट, बिकॉज इट्स इलास्टिक स्ट्रक्चर. ये इलास्टिक स्ट्रक्चर है, मैंने बलून से फुलाया वो अगेन रिकॉइल कर जाएगा. रबर बैंड है, आपने उसको ऐसे खोला वो खुल गया, जैसे आपने निकाला वो रिकॉइल कर गया. तो हमारी आर्टरीज इलास्टिक स्ट्रक्चर होती हैं. तो उसको कैसे आप प्रिवेंट करोगे? तो हम लोग एक मेटल का स्कैफोल्ड, एक पेन की जैसी वो स्प्रिंग होती है उसकी तरह का एक स्कैफोल्ड सा होता है, उसको डाल के छोड़ देते हैं अंदर. नाउ दिस आर्टरी, ये आर्टरी जो है ये खुली हुई है और ब्लड फ्लो आ सकता है इसके अंदर. ये तो हो गया स्टेंटिंग. बाईपास क्या होता है? दे नाउ बाईपास रोड आपको पता ही होती हैं, कोई भी कंजेस्टेड जगह को ओवरकम करने के लिए दे विल क्रिएट अ बाईपास. सो ये आर्टरी खराब थी आपकी, इस जगह पे खराब थी. काम इसका कहाँ था? ये जहां पर आगे जाके ब्लड सप्लाई करती है. तो ये हिस्सा खराब है, व्हाट यू डू, आप एक बाईपास बना के आगे लाके जोड़ दिया. तो नाउ दिस ब्लॉक, इसको ओवरकम कर लिया, खून वहां से आएगा और ये आपके हार्ट की मसल तक पहुंच गया. सो दिस इज बाईपास. बाईपास इज यूजुअली रिकमेंडेड जहां पर कि बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं. 3 आर्टरीज होती हैं हार्ट की मोस्ट इंडिविजुअल्स में. अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, कई ब्लॉकेजेस की जो लोकेशन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि बाईपास ज़रूरी होता है. अगर आप डायबिटिक हैं, बाईपास के रिजल्ट थोड़े से बेटर माने गए हैं. तो कई सिनेरियोज में डिपेंडिंग ऑन द ब्लॉकेजेस, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट चॉइस, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज प्रोफाइल, बाईपास या स्टेंटिंग के ऑप्शन दिए जाते हैं. तो दोनों ही हार्ट की ब्लॉकेजेस को ट्रीट करने का तरीका है, अलग अलग तरीके हैं. बाईपास के बाद क्योंकि आपकी चेस्ट खुलती है तो रिकवरी का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है. आजकल और भी रिफाइनमेंट आ गई है बाईपास के अंदर, पूरा खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो साइड से भी जाके डिपेंडिंग ऑन द डिजीज ठीक कर सकते हैं. स्टेंटिंग जो मैंने बताया, तो दूसरा तरीका है एंजियोप्लास्टी, उसमें भी बहुत रिफाइनमेंट्स आ गई है. इनिशियली मेटल स्कैफोल्ड्स आए थे, उसके बाद घुलने वाले स्टेंट भी आए थे, बट देन वो बीच में फिर बंद हो गए बिकॉज ऑफ नॉट सो गुड रिजल्ट्स. आजकल ड्रग एल्यूटिंग बलून्स भी आ गए हैं जहां पर कि हम लोग सिर्फ दवाई छोड़ते हैं, कोई मेटल का स्कैफोल्ड या कोई मेटल की चीज अंदर नहीं छोड़ते हैं. तो काफी सारे नए नए इंटरवेंशंस आ रहे हैं कार्डियोलॉजी और
मेडिकल साइंस बहुत रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड है, जहां पर कि हम लोग कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट आप अपने पेशेंट को दे पाएं। बिल्कुल। सर, अभी आपने बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी के बारे में बताया। एक जो बहुत कॉमन क्वेश्चन हमारी ऑडियंस की तरफ से आता है वो है कि हार्ट ट्रांसप्लांट कब कराया जाता है, कब उसकी ज़रूरत पड़ती है? नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट हमारे देश में अब तो बहुत काफी हो रहे हैं। अच्छा। इवन हमारे सेंटर में भी हुए हैं। तो कार्डियक ट्रांसप्लांट ऐसी बीमारी के लिए किया जाता है जो कि इररिपेरेबल हो गई है। जैसे हमारा हार्ट या इन जनरल एक आदमी का हार्ट 55% 60% पंप करता है, दैट इज द इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ अ हार्ट, जिसको हम लोग इको में देखते हैं। इट्स अ वेरी रूड, बहुत ही रफ एक आइडिया देता है हार्ट की फंक्शनिंग का। बट अगर कोई आदमी है जिसका कि हार्ट की पंप करने की ताकत बहुत कम हो गई है, कई कारणों से हो सकती है, अटैक के बाद हो सकती है, बिकॉज ऑफ अल्कोहल हो सकती है, बिकॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस हो सकती है, जेनेटिक हो सकती है, ऐसे केसेस में आपका हार्ट बहुत कम काम कर रहा है, ऐसे सिनेरियोज में कार्डियक ट्रांसप्लांट हमें करना पड़ता है अगर हम लोग मान रहे हैं कि उसकी एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे काफी ज्यादा है। इसके अलावा कई तरह के अरिथमियाज, एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि करेक्ट नहीं करी जा सकती हैं, वहां पर भी कार्डियक ट्रांसप्लांट का रोल आता है। कई तरह की बहुत खराब कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस में भी कार्डियक ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कार्डियक ट्रांसप्लांट एक बहुत वाइड स्कोप में दिल को बदलने का एक तरीका है। ओके। सर, हमने बात की थी कि आजकल जो यंग लोग हैं उनमें भी हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आज जो 20s और 30s के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे ताकि वो अपने हार्ट को हेल्दी रख पाएँ और जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उससे भी खुद को बचा पाएँ? नहीं, पहले चीज तो ये आज की बात नहीं है। लोग कोविड के बाद तो आप हम लोगों को लग रहा है कि बहुत सर्ज आ गया है लोगों में, बट देयर वाज अ स्टडी, एक स्टडी हुई थी 2000 से लेकर 2016 तक उन्होंने देखा था। तो लास्ट 10 ईयर्स में उसमें देखा गया कि 2% इंक्रीज एनुअली हर साल यंग एमआईज में हुई है। दिस इज नॉट अ इंडिया बेस्ड स्टडी, बट हर साल 2% लोग बढ़ते जा रहे हैं, यंग पॉपुलेशन में से अटैक बढ़ रहे हैं उनके अंदर। एंड दिस वाज प्री कोविड। कोविड के बाद 2016 तक की स्टडी थी। कोविड के बाद ये जो 2% इंक्रीज जो थी ये मुझे लगता है कि और ज्यादा हुई है। विद एग्जैक्ट डाटा तो नहीं है हम लोगों के पास, बट ये सर्ज थोड़ी ज्यादा लगती है। क्यों? कोविड का कुछ रोल है डेफिनेटली। कोविड जो है आपके ब्लड को क्लॉट करवा सकता है आर्टरीज के अंदर। कोविड डायरेक्टली, जैसे मैंने बताया, हार्ट की मसल्स को इन्वॉल्व करके मायोकार्डाइटिस करके आपको हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है। इसके अलावा कोविड ने सिर्फ आपके हार्ट हेल्थ को अफेक्ट नहीं किया, लोगों के फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, लोगों के फैमिली मेंबर के लॉसेज हुए हैं, लोग बाहर निकलना बंद कर दिया तो दे लॉस देयर एक्सरसाइज रिजीम, खाना ऑर्डर कर करके मंगवा रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स इंक्लूडेड, और ऊपर से कोविड वायरस, इसकी वजह से मुझे लगता है कि जो रिसेंट टाइम्स में जो हम लोग सुन रहे हैं कि यंग लोगों में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, ये शायद इसका इफेक्ट हो सकता है। अब जो हो रहा है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग कैसे चेंजेस लाके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली जो ये 20, 30, 40 वाला एज ग्रुप है जो कि सोचते नहीं है। 50 के बाद आप सोचोगे नहीं मैं ये कम कर दूं, मैं ये करूंगा, आई विल डू दिस, अब मेरी उम्र हो रही है ना। यंग पीपल थोड़े से बेफिक्र होते हैं, तो वहां पर ये उनको समझना पड़ेगा कि नाउ सिंस दिस डिजीज इज कमिंग अर्ली, जल्दी आ रही है हमारे पास, तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। कॉशियस रहने में क्या होगा? डाइट चेंजेस, मैंने बताया प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए। प्रोसेस फूड में बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, वो आपका बीपी बढ़ाएगा, आपको 10 तरह की हार्ट की बीमारियां देगा। इट कंटेन्स ट्रांस फैट्स, अगेन बैड फॉर योर हेल्थ, आपके हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत खराब है। सिंपल सी बात, फ्रेश मीट अगर आप खाते हैं दैट इज एक्सेप्टेबल। प्रोसेस मीट जैसे कि सॉसेजेस हो गई, डेली मीट होता है, और जो भी प्रोसेस मीट आता है उसमें 400% मोर सोडियम, प्रोसेस करने के लिए आपको लगेगा सोडियम, वो आपको बीपी बढ़ाएगा। तो प्रोसेस मीट, प्रोसेस फूड इज अ स्ट्रिक्ट नो। डाइट में अगेन स्वीट, मीठा बहुत कम रखेंगे। स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको, शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस जो कि ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं। सॉलिड फूड अगर आप मीठा खाते हो वो आपको सैटिस्फैक्शन देता है, आपका पेट भरा लगता है। आप लिक्विड पीते हो स्वीट, वो जितना भी शुगर है उसके अंदर, वो सैटिस्फैक्शन नहीं देगा। यू टेंड टू टेक मोर, आप ज्यादा कंज्यूम करते हो। आपको गर्मी लग रही है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। आपको थोड़ा थका हुआ लग रहा है, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो। तो और ज्यादा पीते हो क्योंकि वो सैटिस्फैक्शन देता नहीं है जो सॉलिड फूड के साथ देगा। तो और सॉलिड फूड, जो भी सॉलिड मीठा खाते हो आप, वो यूजुअली ओकेजन्स पे होता है। बर्थडे हो गया, कोई सेलिब्रेशन हो गया, कोई त्योहार हो गया। कोल्ड ड्रिंक तो डे इन डे आउट पी रहे हैं हम लोग। तो शुगर स्वीटेंड बिवरेजेस ये तो बहुत ही हार्मफुल है।
सेकेंडली मैंने बोला आपको प्रोसेस फूड स्ट्रिक्ट नो, सैचुरेटेड फैट्स वेरी लेस, सैचुरेटेड फैट्स घी चीज बटर जो भी जंक फूड हम लोग ले रहे हैं बिल्कुल नहीं। अब क्या खाएं, ये तो आपने बता दिया सब क्या क्या नहीं खाना है। हाँ। क्या क्या खाएं, होल ग्रेन्स मैंने बताया, डैश डाइट, एनीबडी कैन गो एंड रीड, इजीली आप नेट पे देख सकते हैं, DASH डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, प्रमोट्स सोल्यूबल फाइबर्स, सोल्यूबल फाइबर्स फ्रूट्स में मिलेंगे आपको वेजिटेबल्स में मिलेंगे सोल्यूबल फाइबर्स, फूड रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इट ऑल्सो प्रमोट्स, ये बोलता है कि आप थोड़ा मोड़ा फिश 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं। हमारे देश में कई लोग वेजिटेरियन हैं, दे डोंट टेक, कोई इशू नहीं है। मिल्क विदाउट फैट, बिना मलाई छान के आप दूध दीजिए, इट इज गुड फॉर यू। नट्स शुड बी इंक्लूडेड, खाने में बादाम अखरोट का इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ऑयल है इसके अंदर भी ना, बादाम का भी तेल निकलता है, बट अगर आप सॉलिड में लेते हैं उसके साथ आपको फाइबर्स और इसका जो तेल है, दिस इज गुड फॉर योर ओवरऑल इफ टेकन इन मॉडरेशन, अगर आप एक अमाउंट में लेते हैं तो। ओके सर, एट लास्ट हमारी ऑडियंस को भी बता दीजिए कि हार्ट के प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए रेगुलर क्या क्या टेस्ट है जो उनको करवाते रहने हैं। अगर मैंने बताया कि अगर एक तो जनरल होता है कि भाई 30-35 के बाद आपको अपने रेगुलर टेस्ट करते रहने चाहिए, जिसके अंदर कि हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल देखते हैं, आपका एक इको करवाते हैं, ECG करवाते हैं। देयर इज अनदर टेस्ट नोन एज ट्रेडमिल टेस्ट, हम आपको दौड़ा के देखते हैं ट्रेडमिल के ऊपर कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है स्ट्रेस को। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे कि पिताजी को कम एज में अटैक पड़ा हुआ है, आपके ब्रदर या सिस्टर को कम एज में अटैक पड़ा हुआ है, या कोई सडन कार्डियक डेथ की यंग एज में फैमिली हिस्ट्री है, माई कजन हैज हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एट अ यंग एज ऑफ 15-20, तब मेरे दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, मुझे अपने इवैल्यूएशन जल्दी कराने हैं, अर्ली एज पे कराने हैं। तो अर्ली एज मतलब आजकल अगर ऐसी कोई कंजेनिटल इश्यूज हैं तो 20-25 की एज पे भी हम लोग टेस्ट को प्रमोट करते हैं कि ये करना चाहिए आपको। तो ECG, इको, बेसिक टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट मैंने बताया आपको, दीज 3 आर एनफ टू असेस एक अपेरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल को। इसके अलावा जो ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, योर शुगर लेवल्स, असेंशियली थायराइड प्रोफाइल भी आपको करवाना चाहिए। इसके अलावा अदर जो टेस्ट हैं जो कि आपको करवाने चाहिए, किडनी फंक्शन एंड लीवर फंक्शन, ये सब कुछ बेसिक टेस्ट हैं जो कि आपको कराने चाहिए, जो कि एक आइडिया दे सकता है कि यू आर ओके एंड आगे चल के भी आपको कोई इश्यूज आने के चांसेस हैं कि नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है, जो भी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस इंटरनेट पे थे हार्ट से रिलेटेड, उनका आंसर आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और मुझे लगता है कि जो डिस्कशन रहा है वो शायद कुछ हमारी जनरल पब्लिक को हेल्प कर पाए उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज के सेशन में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।